गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एलपीएस कनोरा के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि हमने भारत का भूगोल प्रारंभ किया है, उसमें फर्स्ट इकाई का लास्ट चैप्टर जो है उसके बारे में हमने बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे सेकेंड इकाई का प्रथम टॉपिक जो है भारत की जलवायु, किस तरीके से उसकी ऋतु प्रादेशिक विविधता देखने को मिलती है। टॉपिक शुरू करें उससे पहले जलवायु के बारे में बात करेंगे। भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जो आपका पुस्तक है जलवायु। सेकेंड इकाई का फर्स्ट चैप्टर, जैसे कि डिपार्टमेंट होते हुए या कॉन्सेप्ट होते हुए जितने भी जलवायु वेत्ता हुए हैं, उन्होंने धरातल के संपूर्ण स्ट्रक्चर के बारे में ज्ञान बटोरा और उन्होंने जलवायु को अपने अपने तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया। हम सारांश के रूप में जलवायु को जब परिभाषित करना होगा तो उसको कई बार व्यक्ति जो होता है वो मौसम के रूप में भी उसको अर्थ में ले लेता है। तो जलवायु जो होता है वो हमारे वायुमंडल में तापमान, आर्द्रता, शुष्कता, प्रेसिपिटेशन यानी कि वर्षण, सभी क्रियाओं में जो दीर्घकालीन परिवर्तन होते हैं उसे हम जलवायु कहते हैं। और यही परिवर्तन हमें जब अल्पकालीन दिखाई देते हैं तो उसे हम मौसम कहते हैं। इसको आप लाइन में लिख लीजिए कि वायुमंडल में तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, शुष्कता, आदि में दीर्घकालीन परिवर्तन दिखाई देते हैं। जलवायु के फिर आगे लिखिएगा, यह परिवर्तन लगभग 3 से 4 महीनों के मध्य दिखाई देता है। लिखना, यही परिवर्तन जब अल्पकालीन होता है उसे मौसम कहते हैं। यह परिवर्तन घंटों एवं दिनों में होता है। अर्थात जो अल्पकालीन परिवर्तन दिखाई देते हैं, वर्षा है, तापमान है, वायु है, आर्द्रता है, शुष्कता है, वहाँ किसी भौगोलिक क्षेत्र में जो अल्पकालीन परिवर्तन दिखाई देते हैं उसे हम कहते हैं मौसम। और लंबे समय के लिए जो परिवर्तन होते हैं भौगोलिक आर्द्रता में, शुष्कता में, वायुदाब में, तापमान में, हवाओं में जो परिवर्तन हमें बड़े समय के लिए दिखाई देते हैं उसे हम कहते हैं जलवायु। जलवायु को समझने के लिए पूरे विश्व की जलवायु समझते, उसके बारे में भारत की जलवायु के बारे में मैं आपको बताऊंगा आपको। जैसा कि फर्स्ट डे का हमने पढ़ा था
ये हमारी पृथ्वी, ये हमारा सूर्य, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, 0 डिग्री को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ये 3.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा, 3.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश या मकर रेखा। क्या होता है कि पृथ्वी अपने अक्षांश पर 3.5 डिग्री झुकी हुई है, जिस वजह से यहाँ जो सूर्य का तापमान है वो इस कटिबंध में सीधा चमकता है, जिस वजह से इन भागों में सूर्य की रोशनी पड़ती तो यहाँ पर तापमान ज्यादा होता है। तापमान ज्यादा होगा यहाँ पर ये कटिबंध कहलाएगा वो उष्ण कटिबंध कहलाएगा। यहाँ पर सभी प्रकार की मौसमी जो क्रिया होती है, जलवायु क्रिया होती है, वो शीघ्रातिशीघ्र होती है और शीघ्रातिशीघ्र उसमें परिवर्तन होता रहता है। जलवायु में यहाँ जो समानता पाई जाती है वो इन क्षेत्रों में पाई जाती है, यहाँ पर समानता कम पाई जाती है। सबसे ज्यादा जो मानव बसाव भी है वो इन्हीं क्षेत्रों में है, और यहाँ पर जो सूर्य का तापमान है वो तिरछा पड़ता है इन क्षेत्रों में। उच्च अक्षांश है यहाँ पर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको कहते हैं यहाँ 4.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 4.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको कहते हैं हम आर्कटिक व्रत या 4.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये है 4.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अंटार्कटिका व्रत, अंटार्कटिका एक महाद्वीप है, विश्व महाद्वीप। यहाँ पर जो हमारे पास सर्वाधिक जलवायु की विषमता पाई जाती है वो इन क्षेत्रों में पाई जाती है, और मानव बसाव भी यहाँ पर कम है। यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता है। इस कटिबंध की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो जैव विविधता है। सबसे ज्यादा जो जैव विविधता पाई जाती है वो इस क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पर जैव विविधता की कमी है क्योंकि ये क्षेत्र यहाँ पे उत्तरी ध्रुव पर आर्कटिक महासागर पाया जाता है जो विश्व का सबसे छोटा सागर है। तो यहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप है, तो यहाँ पर शीत मरुस्थल कह सकते हैं, जिससे मुख्य धरातल से करीब 11 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक बर्फ की चादर जमी रहती है, जिससे वहाँ पर कोई जैव विविधता देखने को नहीं मिलती है। इसके बावजूद भी वहाँ पर भारत में और अमेरिका जैसे देशों ने सोलर ऑब्जर्वेटरी वहाँ पर अनुसंधान केंद्र स्थापित किए हैं कि पृथ्वी के बारे में जो दक्षिण ध्रुव है उसकी किस तरीके से वहाँ पर अनुसंधान, जैसे कि 3 यानी एक मैत्रेयी, गंगा और एक और है 3 वहाँ पर सोलर ऑब्जर्वेटरी है जो रिसर्च का काम करते हैं। बहरहाल हम यहाँ समझते हैं कि जलवायु जो है वो सर्वाधिक परिवर्तन हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो भारत जो है वो यहाँ पर स्थित है। भारत में देखो उष्णकटिबंधीय जलवायु भी है और शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु भी है। जैसे कि हम भारत की बात करते हैं तो भारत में हमारे दक्षिणी भारत की बात करते हैं, दक्षिण भारत में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है, जबकि उत्तरी भारत की बात करते हैं जैसे जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश की, वहाँ पर हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है। जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि हिमालय के पर्वतीय प्रदेश की जलवायु है, केसर की खेती है, सेब की खेती है, अंगूर, वहाँ पर सबसे ज्यादा शीत जलवायु वहाँ पर चाहिए। और वहाँ का जो मानव है वो यहाँ हमारे दक्षिण राजस्थान दक्षिणी भारत में रहने के लिए जो कि वहाँ की जलवायु उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया है, उसी की जलवायु में वो जीता है। तो समझने की दृष्टि से विश्व की जलवायु जो है वो इस तरीके से यहाँ होती है। अब हम बात करते हैं भारत की जलवायु के बारे में।
ऐसा कुछ मानचित्र हमारा भारत का। तो जैसे कि इसका जो भौतिक विभाजन हमने पढ़ा था, तो ये पूरा भाग जो है ये उत्तर पश्चिम प्रदेश पूरा। इसके बाद यहाँ पर ये मध्य का विशाल मैदान। इसके बाद हमने बात की थी ये हमारा प्रायद्वीप का पठार, और ये जो है तटीय प्रदेश, और यहाँ पर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यहाँ पर लक्षद्वीप, अरब सागर में लक्षद्वीप। तो ये जो भौतिक विभाजन जब हमने पढ़ा था, तो यहाँ की जलवायु अलग है, यहाँ की जलवायु मैदानी प्रदेश में अलग, दक्कन का पठारी प्रदेश में अलग, यहाँ पर दक्षिणी घाट पूर्वी घाट की जलवायु, और पूर्वांचल की पहाड़ियों में भी जो दक्कन का पठार का प्रायद्वीप पठार का भाग है, उसमें भी जलवायु में विविधता पाई जाती है। और ये विविधता क्यों पाई जाती है उसको हम यहाँ से एक विश्व भूगोल दृष्टि से वापस से पढ़ते हैं। जैसे कि ये हमारी पूरी यहाँ पर ये 0 डिग्री, तो भारत जो है वो यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर स्थित है। इसकी जो इलेक्ट्रॉन है जो 8 डिग्री 4 मिनट से सेल्सियस की उत्तरी अक्षा है, तो यहाँ पर इसका यहाँ और यहाँ। अब क्या होता है कि पश्चिम में आपने पढ़ा था, एक था फेरल का नियम और एक था फर्डिनांड का नियम। यहाँ पर व्यापारिक हवाएं चलती है, व्यापारिक हवाएं चलती है, तो वो इस दिशा में चलती है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से व्यापारिक हवाएं जब चलती है तो उसका डायरेक्शन जो होता है वो इस तरीके से होता है। एक हवा का नियम ये है कि हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, तो यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। लेकिन फेरल के नियम अनुसार यह हवाएं जो होती है उनकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है, अपने दाईं ओर मुड़ जाती है। तो दाईं ओर मुड़ती है, तो यहाँ पर ये भारत के यहाँ पर केरल के तट पर, यहाँ पर मैं यहाँ पर केरल के तट पर अरब सागरीय मानसून सबसे पहले करती है, क्योंकि यहाँ पर बर्मा में अराकान यमा पर्वत है, जिस वजह से बंगाल की खाड़ी में जब मानसून प्रवेश होता है तो यहाँ पर गुजरता हुआ इस अराकान यमा पर्वत से टकराता है और वो पूर्व दिशा में फैल जाता है, पश्चिम दिशा में फैल जाता है और पूरे भारत में वर्षा होती है। इस तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट है। भारत की जलवायु जो होती है वो उसके लिए कौन कौन से होने वाले प्रभावित कारक, जैसे स्थान है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे स्थान की स्थिति जो होती है वो भी इसके जलवायु को प्रभावित करती है, धरातल होता है वो प्रभावित करती है, वहाँ का अक्षांश देशांतर वो चीजें भी जलवायु को प्रभावित करती है। एक चीज है मानसून। मानसून जो है वो एक अरबी भाषा का शब्द है जो मौसम से लिया गया है और इसका अर्थ होता है मौसम अथवा ऋतु। इस प्रकार मानसून से आशय ऐसी पवनों से है जो मौसम या ऋतु की नजर अपनी दिशा में उलट देती है, मतलब अपनी दिशा जो होती है उसमें परिवर्तन। यहाँ पर ये मौसम आता है तो यहाँ इसकी दिशा में यहाँ ये परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर फेरल का नियम कार्य करता है। सामान्य अर्थ में मानसून से आशय दक्षिण पश्चिम मानसून से, क्योंकि इसकी दिशा जो है जैसे कि हम बात करते हैं ये दक्षिण है, यहाँ पर ये पश्चिम, अगर ये दिशा होती तो यहाँ से ये दक्षिण हो गए और यहाँ से ये पश्चिम हो गए, इसलिए मानसून की जो डायरेक्शन है वो दक्षिण पश्चिम है। द्विवचन के रूप में मानसून से आशय ग्रीष्मकालीन मानसून, दक्षिण पश्चिम में शीतकालीन मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून से है। यानी कि
जब साइबेरिया लौटता मानसून जो होता है वो यहाँ तमिलनाडु में बारिश होती है, जिस वजह से यहाँ पर हम नॉर्थ ईस्ट मानसून भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये नॉर्थ हो गया और यहाँ पर ईस्ट हो गया। ये डायरेक्शन में जब लौटता मानसून से यहाँ फॉरवर्ड तट पर तमिलनाडु में बारिश होती है तो उसको उत्तर पूर्व का मानसून भी कहते हैं। मानसून पवनों के उत्क्रमण के बारे में सर्वप्रथम अरब भूगोलवेत्ता सिद्दी अली ने जानकारी दी। प्रथम जानकारी जो दी मानसून के बारे में वो व्यक्ति थे सिद्दी अली। सिद्दी अली इन्होंने प्रथम जानकारी दी थी 1554 ईस्वी में। 1554 ईस्वी में ये अरब भूगोलवेत्ता थे। अब मानसून की उत्पत्ति के संबंध में कुछ सिद्धांत है, जिसके प्राचीन सिद्धांत जो है वो तापीय संकल्पना और नवी सिद्धांत है वायुरक्षी सिद्धांत और जेट स्ट्रीम सिद्धांत। तापीय सिद्धांत जो है वो इसके प्रवर्तक एडमंड हेली है। तापीय सिद्धांत के जो प्रवर्तक है वो एडमंड हेली। इन्होंने इस सिद्धांत के माध्यम से ये बताया कि 1686 स्थलीय एवं जलीय भागों का ताप ग्रहण योग्यता को आधार मानकर यह सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन्होंने जो सिद्धांत का आधार माना वो स्थलीय एवं जलीय भागों की ताप ग्रहण भिन्नता, क्योंकि स्थलीय भाग जो है वो ताप ग्रहण अलग तरीके से करता है और जलीय भाग है वो ताप ग्रहण अलग करता है। तो उस सिद्धांत उस दोनों चीजों को आधार मानकर उन्होंने अपना तापीय संकल्पना दी। ग्रीष्मकाल में स्थलीय भाग जल्दी गर्म हो जाकर न्यून वायुदाब बन जाता है। इसके विपरीत जलीय भाग हिंद महासागर अपेक्षाकृत देर से गर्म होने के कारण ठंडा होता है और तापमान कम में वायुदाब अधिक हो जाता है। इस प्रकार ग्रीष्मकाल में जल से हिंद महासागर स्थल भाग की ओर प्रवाह चलती है। शीतकाल में इसकी विपरीत स्थिति बनती है और हवाएं स्थल से जल की ओर चलती है। मानसून उत्पत्ति का यह सिद्धांत लगभग 300 वर्ष तक मान्य रहा, अतः इसे मानसून उत्पत्ति का संस्थापित परिकल्पना कहते हैं। जो आधुनिक सिद्धांत है वो है वायुरक्षी संकल्पना। वायुरक्षी संकल्पना ये भी एडमंड हेली ने दिया था। एडमंड एडमंड हेली के अनुसार बृहद क्षेत्र में पवनों के उत्क्रमण थार मरुस्थल में वायुदाब पवनों के परिवर्तन से होता है, किंतु इतने बड़े क्षेत्र में किसी एक स्थान पर दाब दिशा से उत्क्रमण संभव नहीं है। इस वजह से यह सिद्धांत जो है वो भी मान्य नहीं रहा। अगला दिया था फ्लोन ने। फ्लोन का सिद्धांत। फ्लोन ये बताते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून विषुवतीय पछुआ पवने हैं जो अंत उष्णकटिबंध अभिसरण क्षेत्र ITCZ, यहाँ पर ITCZ अंतरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ITCZ कि गंगा घाटी में 20 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांशों में स्थानांतरित हो जाने से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, यहाँ दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, जैसे कि यहाँ से इस दिशा में इसका डायरेक्शन हो जाता है प्रवेश करते हुए। जबकि ब्रिम्स के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें हैं जो ITCZ के उत्तर की ओर स्थापित होने से ये पवनें विषुवतीय को पार कर फेरल के निम्नानुसार दाहिनी ओर मुड़कर दक्षिण दिशा की ओर दिशा में एशिया में प्रवेश करती है। मतलब जितने भी जलवायु रेखा हुए हैं, शुरू में बताया था कि ये ब्रिम्स ये कहता है कि ये व्यापारिक पवनें हैं। व्यापारिक पवनें जब यहाँ से यहाँ पर न्यून वायुदाब का कहते हैं और हवाओं का नियम ये है कि हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। जब निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है तो यहाँ पर हवाएं टकराती हैं और ये हवाएं फेरल के निम्नानुसार अपनी दिशा में परिवर्तन करती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फ्लो होती हैं और यहाँ पर भारत स्थित है। तो भारत के सबसे पहले यहाँ पर केरल के तट पर बारिश होती है, जो हमारा अरब सागर का मानसून, उसके बाद यहाँ गोवा का तट,
उसके बाद महाराष्ट्र का तट, कोंकण, गुजरात, गुजरात से राजस्थान में बारिश होती है। यहाँ पर अरावली की स्थिति समानांतर होने की वजह से जो प्रथम मानसून आता है, अरब सागर मानसून, उससे बारिश उस क्षेत्र में होती है जिससे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद का कुछ क्षेत्र, और हवाएं सीधे निकल जाती है क्योंकि इसकी स्थिति, अरावली की स्थिति समानांतर है। अब बारिश पूरे भारत, राजस्थान में पूरी बारिश होती है, वो आप देखेंगे कि जून मध्य और लास्ट जून के बीच में ही राजस्थान में बारिश होती है। फिर बारिश अगस्त में होती है, 15 अगस्त के बाद आसपास। यहाँ बंगाल की खाड़ी से उठने वाला जो मानसून है, धुआंधार बारिश होती है। यहाँ से बंगाल की खाड़ी से मानसून जो आता है, वो मानसून आगे बढ़ता हुआ यहाँ बर्मा, म्यांमार में एक पर्वत है, अराकान योमा पर्वत, अराकान योमा पर्वत, इस पर्वत से उठता हुआ मानसून, जब पर्वत यहाँ इसकी स्थिति जो है वो एक विरोधाभास है, जिस वजह से ये हवा जो होती है वो हवा टकरा जाती है, और टकराने के फलस्वरूप इसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। इन हवाओं को भौगोलिक आधार पर एक नाम दे दिया है पूर्वैया, क्योंकि ये हवाएं जब भारत में प्रवेश करती हैं तो पूर्व की ओर आती है, इसकी दिशा पूर्व की ओर है, इसको हमने नाम दिया है पूर्वैया। और पूर्वैया जब आती है तो संपूर्ण भारत में बारिश करती है। ये राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में बारिश होती है, और धुआंधार बारिश होती है, बहुत जोरदार वाली। इस वजह से यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी से उठने वाला जो मानसून है वो एक तरीके से हमारे भारत में वर्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। एक सिद्धांत है जेट स्ट्रीम सिद्धांत। इसका जो प्रतिपादन किया था जेट स्ट्रीम सिद्धांत, इसका जो प्रतिपादन किया वो पी कोटेश्वर है, भूगोलविद्ता है पी कोटेश्वर, उन्होंने दिया है। पी कोटेश्वर के अनुसार जब भारतीय मानसून तिब्बत पठार से ऊपरी उठी हुई गर्म हवाएं हैं जो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर आकर पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए अफ्रीका के पूर्वी तट के सहारे धरातल पर उतरकर दक्षिण पश्चिम मानसून का रूप लेती है। जिस वर्ष तिब्बत पठार अधिक गर्म होता है, जिस वर्ष तिब्बत का पठार अधिक गर्म होता है, उस वर्ष यह वायु प्रवाह अधिक प्रबल बनता है और मानसून अधिक सक्रिय होता है। एक अल नीनो भी प्रभावित करता है मानसून को। अल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जिससे विश्व के विभिन्न भागों में बाढ़, सूखा एवं मौसम की अन्य चरम दशाएं उत्पन्न होती है। अल नीनो का प्रभाव 5 से 10 वर्ष के दौरान उत्पन्न होता है, जो जलवायु परिवर्तन के कारण उसकी पुनरावृत्ति जल्दी होने लगती है। अल नीनो प्रभाव में दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर, पेरू के तट पर हम्बोल्ट, पेरू की ठंडी के स्थान पर विश्वती गर्म जलधारा स्थापित हो जाती है, तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है। इससे पेरू तट का लगभग 10 हमारे देश का तापमान बढ़ जाता है और इससे पूरा मौसम तंत्र को बिगड़ जाता है। इसके लिए जो अल नीनो है उसके लिए हमें एक विश्व का मानचित्र बना के समझना होगा। अल नीनो जो किस तरीके से हमारी भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है, जिससे पूरा विश्व को मानचित्र में एक रफली मानचित्र बना रहा हूँ। यूरोप, मध्य सागर, अफ्रीका, इंडिया, जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, ओशिनिया महाद्वीप, न्यूजीलैंड, ये हिंद महासागर है। तो जैसा ही आपका विश्व का मानचित्र है। अब क्या होता है कि यहाँ पर ये तो उत्तरी अमेरिका और यहाँ पर ये दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका यहाँ पर ये प्रशांत महासागर, ये भी उत्तरी प्रशांत महासागर, यहाँ पर भी ये प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर। यूपीटी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था फर्स्ट लेवल में, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, महाद्वीप कौन सा है। हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर ये प्रशांत महासागर, यहाँ पर प्रशांत महासागर, यहाँ पर ये अटलांटिक का है या अंध महासागर भी कह सकते हैं। ये अंध
महासागर, यहाँ आर्कटिक महासागर और यहाँ पर दक्षिणी महासागर, ये हिंद महासागर। क्योंकि पृथ्वी गोल है ना, इसलिए यहाँ पर भी प्रशांत महासागर ये पूरा जलीय राशि है और यहाँ पर भी ये प्रशांत महासागर, यहाँ पर ये बेरिंग जल तंतु से यहाँ पर ये एशिया और उत्तरी अमेरिका अलग होते हैं। क्योंकि आपको ये पता है कि जिससे ये पूरी पृथ्वी बना था, पृथ्वी में यहाँ पर जो धाराएं चलती है इस पर्टिकुलर एरिया में वो उष्ण कटिबंध होने की वजह से ऊपर रहती है, जबकि इन क्षेत्रों में जो धारा आती है यहाँ पर हिम है, जिस वजह से यहाँ की धारा होगी वो शीत ठंडी होगी। यहाँ पर धारा जो होगी वो इसकी विशेषता होगी वो ठंडी होगी और शीत होगी। क्योंकि हमबोल्ट की धारा जो है वो यहाँ से चलती है, पेरू की धारा। जब ये उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांश, यहाँ पर ये भूमध्य रेखा है ना, ये कोई भूमध्य रेखा है, तो यहाँ पर उच्च अक्षांशों से चलने वाली हवा जो होती है वो ठंडी होती है। ठंडी होने के कारण यहाँ पर जो प्रशांत महासागर के पश्चिम में यहाँ पर गर्म वायु राशि के प्रभाव में जब आती है तो इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाता है। तो डायरेक्शन जब ऐसा होता है तो यहाँ पर ये यहाँ से गोल गोल होती हुई यहाँ आती है और जापान, इंडोनेशिया और यहाँ भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। इस तरीके से ये अल नीनो जो होता है वो पूरा काम करता है। और अल नीनो के प्रभाव से कई बार स्थल खंड में या तो अधिक सूखा पड़ जाता है या अतिवृष्टि हो जाती है या कुछ बारिश, पूरा मौसम जो है ऊपर बिगड़ जाता है अल नीनो के प्रभाव से। और ये 5 से 10 वर्षों में भी करीब दिखाई देता है। अल नीनो प्रभाव की उत्पत्ति जो है वो 25 दिसंबर के आसपास होती है। इस वजह से इसे क्रास्ट शिशु, ईशा का शिशु कहते हैं। पेरू तट पर तापमान अधिक होने से यहाँ निम्न दाब बन जाता है और विभिन्न ओर से हवाएं इस ओर आकर्षित होती है और पेरू का तट अत्यधिक वर्षा होती है। अत्यधिक वृष्टि से यहाँ प्लवक की मात्रा में कमी आ जाती है और बड़े स्तर पर यहाँ मछलियां मर जाती है। पेरू तट दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा मध्याकर्षण क्षेत्र है। इसके विपरीत अल नीनो से दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य से कमजोर हो जाता है, क्योंकि मानसून की शक्ति गंगा घाटी, निम्न दाब और पेरू तट पर निम्न दाब की ओर बढ़ जाती है। अल नीनो में वायुमंडलीय प्रवाह, महासागरीय संचरण, महासागरीय सतह पर ताप दशाओं में परिवर्तन एवं प्लवक की मात्रा में कमी तथा परिघटनाएं शामिल हैं। एक अल नीनो के अलावा उसका विपरीत ला नीनो भी एक प्रभाव है। ला नीनो अल नीनो के बाद ला नीनो की एक उत्पत्ति होती है जो पश्चिमी प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर क्षेत्र में बनी शुष्कता की दिशा को बदल देता है। यहाँ पर जो हिंद महासागर की शुष्कता दशा होती है उसमें ला नीनो जो होता है, क्योंकि यहाँ से भी धारा चलती है, शीत धारा जो होती है वो यहाँ पर भी चलती है, जिस वजह से यहाँ पर जो उष्ण धारा आ रही है तो शुष्कता को लेकर यहाँ पर ला नीनो भी अपनी धारा का रुख काम करती है और जो भारत के जलवायु को प्रभावित यहाँ होता है। एक होता है दक्षिणी दोलन। ये जलवायु के संबंध सभी सिद्धांत, सभी अवधारणाएं हैं। दक्षिणी दोलन क्या है? दक्षिणी दोलन प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर में तापमान एवं वायुदाब दशा की भिन्नता से है। इस भिन्नता को ही दोलन कहते हैं। जब प्रशांत महासागर में अधिक तापमान व न्यून वायुदाब की स्थिति होती है तो हिंद महासागर में कम तापमान व उच्च वायुदाब की स्थिति होती है। इसके विपरीत जब प्रशांत महासागर में कम तापमान व उच्च वायुदाब होता है तो हिंद महासागर में अधिक तापमान और निम्न वायुदाब की स्थिति बन जाती है। जब प्रशांत महासागर में हाई प्रेशर है तो यहाँ पर लो प्रेशर होगा, क्योंकि मैंने शुरू में बताया कि हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। और जब इसके विपरीत हिंद महासागर अपने प्रशांत महासागर में निम्न वायुदाब का केंद्र है तो हिंद महासागर में हाई प्रेशर हो जाएगा और हवाएं वहां इसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है। सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है, एक ही बात याद रखनी है कि हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, जिस वजह से ये परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं।
एक चक्रवात भी जलवायु को प्रभावित करता है, जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बहुत ज्यादा चलते हैं। चक्रवात पता नहीं कितने प्रकार के चक्रवात चलते रहते हैं, मौसम विज्ञान इसके अलग अलग नाम दे देते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला चक्रवात है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। ये तटीय क्षेत्रों में आते हैं। यहाँ पर अरब सागर में उठने वाला चक्रवात पश्चिम तट को प्रभावित करता है। यहाँ पर जो चक्रवात उठेगा, चक्रवात जब उठता है तो वो पश्चिम तट को प्रभावित करता है, और बंगाल की खाड़ी में उठेगा तो बंगाल की खाड़ी में यहाँ इस ओडिशा है, यहाँ हैदराबाद, तेलंगाना का पठार, यहाँ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इस तरह पूरे पूर्वी घाट को प्रभावित करता है। पश्चिमी तट पर गुजरात और पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश, ओडिशा प्रभावित होते हैं। एक शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात सबसे महत्वपूर्ण शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है, यहाँ पर देखिए आप अफ्रीका महाद्वीप दिख रहा है सभी को। अफ्रीका महाद्वीप के यहाँ पर इस रेंज है, यहाँ पर एक सागर है, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर यहाँ पर है, पूरा डार्कनेस किया है मैंने, भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर से शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होता है, क्योंकि भूमध्य सागर की स्थिति जो है वो कर्क रेखा के समानांतर है, जिस वजह से यहाँ पर शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं। और ये जब उठते हैं तो उठने के फलस्वरूप भारत के यहाँ इन क्षेत्रों में बारिश करते हैं। यूपी का कुछ भाग, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के कुछ क्षेत्र में यहाँ पर बारिश होती है। और यह बारिश शीतकाल में होती है। भारत के शीतकाल में यह बारिश होती है, और इसको एक नाम दिया है मावट। और मावट कई प्रतियोगिता परीक्षा में आने वाला सवाल है, इसको आपको बहुत ध्यान रखना है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है वहां तो बारिश होती है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी से, और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात से बारिश जो होती है वो भारत के अपने उत्तर पश्चिमी राज्यों में होती है, जहां पर राजस्थान का कुछ क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और यूपी का कुछ क्षेत्र में यहाँ पर मावट से बारिश होती है, जिसको हम शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, भूमध्य सागरीय चक्रवात कहते हैं, या मावट से होने वाली वर्षा कहते हैं। विद्यार्थी, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे की जो क्लास होगी उसमें शीत ऋतु कैसे होती है भारत में, और ग्रीष्म ऋतु कैसे होती है। ग्रीष्म ऋतु में ही वर्षा ऋतु होती है, वो कैसे होता है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। आपने गनोरा एलबीएस गनोरा का यूट्यूब चैनल देखा, लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए एलबीएस परिवार की तरफ से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।